ये सवाल है, जवाब। क्या कराची को वाकई में सूबा बनाया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब खुलकर सामने आने वाली है? कोई और नहीं, बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शक का इजहार कर दिया है। एक बड़ी खबर आपको देने वाला हूं, तहलकामगेज खबर। एक और खबर मेरी बिल्कुल ठीक साबित हुई और तहरीके इंसाफ बिल्कुल उसी फार्मूले पर अमल करते हुए कराची का माहौल गर्म करने वाली है। सबूत अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये सवाल है, फांसी एक बहाना है, ईरान पर हमला तैयार है, क्या कहा जा रहा है? जवाब कौन देगा? एक बहुत बड़े स्कैंडल की कहानी आपको सुनाने वाला हूं और देखिए, गंदा है पर धंधा है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत बड़ी और बहुत बड़ी खबर। एक ऐसी बड़ी खबर कि क्या वाकई में कराची शहर को अब अलहदा किया जाने वाला है और इस बारे में अब इकरारनामा किसकी तरफ से सामने आया है, अब वो बचाने के लिए हाथ पांव किस तरीके से मार रहे हैं। और वो कोई छोटा नाम नहीं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी खुद है। ये बात मैं आपको बड़ी अहमियत के साथ बताने वाला हूं। क्या बयान सामने आया है और किस तरीके से सामने आया है, आज के प्रोग्राम में ये मेन स्टोरी जरूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ चंद बड़ी और खबरें भी होगी। तो प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक बड़ी अहम बात और बड़ी तहलकामगेज खबर आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। कल का प्रोग्राम जिसने देखा होगा हमारा, मैंने बहुत वाज़ेह तौर पर आपको इशारा दिया था कि पूरे सिंध का अमनो अमान खराब करने की तैयारी कर ली गई है और मैंने आपको यह बताया था कि तहरीके इंसाफ 11 तारीख को जो उन्होंने प्रोग्राम किया था और जो तादाद उनकी निकली थी, उसके बाद से वो लोग कुछ अजीब सा उनका हो गया है। और मामला यह हुआ था, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था, जब उन्होंने ये बात तय की हुई है कि 8 तारीख को जिस हड़ताल और जिस शटरडाउन की कॉल और एहतजाज की कॉल दी जा रही है, यानी कि 8 फरवरी को अब उसका मरकज कराची होगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये इत्तलात मेरे पास बहुत ही मुसद्दिका जराए से आई हुई है। अब मैं आपको दे रहा हूं उस कड़ी का दूसरा सबूत। रात गए मेरा प्रोग्राम खत्म, आपने देखा होगा कल सुबह, और उसके बाद शाम के वक्त एक फैसला सामने आता है और वो फैसला ये सामने आता है कि तहरीके इंसाफ के रहनुमा और इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, जिसे यहां से कराची से गए हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए, उन्होंने वापस फैसला किया कि वो कराची वापस आ रहे, और किसी और दिन नहीं बल्कि आज जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूं 15 तारीख को, 11-12 तारीख को वो गए, 13 और 14 के बाद 15 को वो वापस कराची आ रहे। और अब कराची क्यों आ रहे हैं जरा सोचिएगा, क्योंकि यहां पर एक बार फिर लाश की सियासत शुरू हो गई है। जिस हद तक आप लाश पर सियासत करेंगे, लोगों को आप एक्टिवेट रखेंगे, तो आप 8 तारीख का माहौल को तेज बढ़ा सकेंगे। लेकिन इसमें भी एक टर्न है और वो टर्न आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। हुआ कुछ यूं है कि अब एक लड़का जो कि उस वक्त उस रैली के अंदर आ रहा था, हादसाती तौर पर मोटरसाइकिल से उसके गिरने से एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी नमाज़े जनाजा को अब उसको इशू यह बनाया जा रहा है कि वो क्योंकि वहां आ रहा था, वहां पर पुलिस तशद्दुद से उसका मामला नहीं हुआ था, बल्कि वो एक हादसे का शिकार हुआ था। मगर अब तहरीके इंसाफ इसकी बात को एक इशू बना रही है कि देखिए ये वहां पर आ रहा था और इसकी यहां पर जाम चली गई। अब यानी उसे अपना शहीद करार देते हुए तहरीके इंसाफ बाकायदा उसकी लाश पर एक मुहिम को आगाज किए हुए बैठी हुई है और इसी वजह से बाकायदा सोहेल आफरीदी खुद खैबर पख्तूनख्वा से उठकर कराची आ रहे हैं आज, और वो उनकी वहां पर ताजियत के लिए आ रहे हैं। दर हकीकत इस ताजियत का मकसद यह है कि वो सोराब गोट आ रहे हैं कि जहां पर बिलाल महसूद जो कि इस हादसे में जहां बाक हुआ था, अब उसके यहां पर ताजियत की जाए और माहौल को गरमाया जाए। एक बार फिर तहरीके इंसाफ पश्तून आबादी के साथ इस महाज पर खेलना चाहती है कि 8 तारीख को कराची के वो इलाके जो कि उनकी हदें कहलाती है, यानी मजाफाती इलाके, वहां पर सड़कों को बंद किया जाए। खासतौर पर
सोराबकोट के अंदर वो ये चाहते हैं कि सोराबकोट के अंदर लोगों को इसी तरीके से जज्बाती रखा जाए। सोराबकोट को 8 तारीख को बंद किया जाए। बल्दिया टाउन में हब रिवर रोड को वो बंद करने का सोच रहे हैं। इसी तरीके से गुलिस्तान जौहर में वो सोच रहे हैं। तो कराची शहर को अब वो मजीद एक्टिवेट करना चाहते हैं और इसीलिए अब आप देखिए कि वो दोबारा 2 दिन के बाद वो वापस आए और उनका मेन मकसद उन्होंने ये करार दिया है कि जनाबे वाला वहां पर जो इस हादसे का शिकार हुआ था उसके यहां पर जाकर ताजियत करेंगे। हैरतअंगेज तौर पर तहरीक इंसाफ की सिंध की पूरी काबीना यहां पर मौजूद है। हलीम आदिल शेख के घर पर यह पूरी मीटिंग होने वाली है और हलीम आदिल शेख के हवाले से मैं आपको जो तहलका अंगेज खबर अपने अगले प्रोग्राम के अंदर देने वाला हूं वो जरूर सुनिएगा। बड़ी खतरनाक किस्म की खबर आपको मैं देने वाला हूं, लेकिन मगर मैं आपको उनके अंदरूनी इख्तलाफात की खबर दूंगा। लेकिन अब मामला क्या हो रहा है कि ये आकर हर चौथे, पांचवें, छठे दिन, हर हफ्ते तक इस माहौल को गर्माहट देना चाहते हैं कि जनाब 8 तारीख को जाए। मगर इस पूरे मामले से हवा किसने निकाल दी? हवा किसने निकाली है? हवा खुद निकाल दी अलीमा खान ने। अब तक केपीके के वजीर आला यानी के कौन, कोई और नहीं, सोहेल अफरीदी बार बार ये कह रहे थे कि जनाब आप देखिएगा हम जो है वो 8 तारीख को इमरान खान की कॉल पर भरपूर एहतजाज करेंगे, शटर डाउन करेंगे। किसकी कॉल पर? सुनिएगा क्या कहते हैं वो, 8 तारीख को इमरान खान की कॉल पर। लेकिन क्या कीजिए, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां, अपने ही करते हैं तहस नहस। और इस बार किसी और ने नहीं, बाकायदा इनके इस प्लान पर जो बिजली गिराई है वो अलीमा खान ने गिराई है। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने कहा कि जनाब हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई है, इमरान खान ने तो 8 तारीख का हड़ताल की कॉल का कहा ही नहीं है, बल्कि ये तो वो अपोजिशन का इत्तेहाद है जिन्होंने कहा है। यहां पर केपीके के वजीर आला सबको ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को कराची बंद करो और दूसरी तरफ खुद अलीमा खान ये कहती है कि इमरान खान ने तो कहा ही नहीं है। हाय मैं मर जाऊं इस सादगी पर। ये इख्तलाफात इस हद तक शदीद है कि कराची शहर को वोलेटाइल कर हैदराबाद को गर्म कर कराची और हैदराबाद इनका फोकस है 8 तारीख तक। और 8 तारीख के बाद 8 तारीख को ये भरपूर तौर पर इस तरह करना चाहते हैं। लेकिन क्या इस मंसूबे में कामयाब हो सकेंगे? इस मंसूबे में नाकामी की उनकी सबसे बड़ी वजह उनके आपस के इख्तलाफात है और ये आपस के इख्तलाफात ही इनके बनाए गए अपने मंसूबे को तहस नहस करने वाले हैं। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा अगले प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अब आप देखिए सोहेल अफरीदी आए, मीडिया पे गुफ्तगू होगी, सोशल मीडिया पर चीजें वायरल होगी, हम यूं कर देंगे, हम सिंध हुकूमत को यूं कर देंगे, मगर मामला कहीं और हल होगा। अगली कहानी उससे भी बड़ी कहानी, और उससे भी बड़ी कहानी है कि इस खत्ते के अंदर जंग की तैयारी क्या कर ली गई है। यहां पर कतर से अमेरिकी फौजी जाना शुरू हो गए, यहां पर ईरान के अंदर से तमाम सफीरों को वापस बुलाया जा रहा है, यहां पर ईरान के अंदर से इंडिया समेत कई मुल्कों ने अपने शहरियों को वापस बुला लिया गया है। क्या वाकई में ईरान पर हमले का मंसूबा बन गया है? लेकिन इस बार बहाना जो बनाया जा रहा है वो फांसी को बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है, पहले कहा गया कि मुजाहिरीन को उनके हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब मुजाहिरीन को पकड़ा और ईरान के कानून के मुताबिक उन पर फैसले का कहा गया, तो ईरान के कानून के मुताबिक अब वहां पर बातें सामने आई कि हम इनको सख्त सजा देंगे। सख्त सजा का मतलब हो गया फांसी की सजा देंगे, और इसको अब बहाना बनाकर कि अगर फांसी की सजा दी गई तो हम यहां पर बीच में कूदेंगे। लेकिन अजीब सी कहानियां सामने आ रही है, बड़ी अजीब कहानियां सामने आ रही है। आपको पता है, एक मोतबर जराए ने यह इंफॉर्मेशन दी है कि ईरान और इजराइल के दरमियान एक बैकडोर राब्ता हुआ जिसमें बाकायदा ये जो मुजाहिरे हो रहे थे उसके बारे में पेशगी इतला ईरान को दे दी गई थी। और दूसरी बात, ईरान और इजराइल के दरमियान एक अंदरूनी खाना ये मामला तय हो गया है कि जनाब कोई भी मुल्क एक दूसरे पर पहल नहीं करेगा। ये खबरें आपको आ जाएगी, देखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अब ये दबाव डाल रहा है कि नहीं जी, हम यहां पर जरूर कोई कार्रवाई करेंगे। ईरान कह रहा है हम इस कार्रवाई का जवाब देंगे। हो क्या रहा है, एक अजीब सी गुडमुट सी कहानी बन रही है। लेकिन इस गुडमुट की कहानी के अंदर यह खत्ता एक बार फिर ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मगर आइए एक बड़ी खबर तो आपको पहले मैं और दे दूं, हम देखेंगे दुनिया भर को। वो कहा जाता है ना कि पहले अपने घर में तो दिया जलाए, फिर बाद में महल्ले का देखेगा। तो आइए अपने घर के महल्ले की बात करते हैं। कराची शहर के मुतालिक बार बार ये बात कही जाती रही है कि कराची को वफाक के इम्तिजाज दे दिया जाए या फिर यहां पर सूबों की तश्कील दे दी जाए। सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया। अब मामला हुआ है थोड़ा सा और ज्यादा गर्म, और अब इसमें बाकायदा कूद गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। कैसे कूदे मैं आपको ये बताता हूं। कल थर में एक प्रोग्राम था कोयले का, यानी मादनियात के हवाले से एक वहां पर एक प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम के अंदर
होता यह है कि तमाम लोग खिताब करते हैं, लेकिन आती है बिलावल भुट्टो जरदारी की बारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि जितना सऊदीया के अंदर तेल है उतना हमारे पास कोयला मौजूद है। अच्छी बात है भाई, कोयला मौजूद है। 17 साल में आपने इस कोयले में थर प्रोजेक्ट का कितना आगाज किया वो एक अलग बहस है, छोड़िए, आइए हम उस पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि जनाब यहां पर आपको पहले तो ये पता है कि सिंध के अंदर इस वक्त 2-3 मामला बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पहला मामला ये चल रहा है कि कराची शहर में इनकी इंतजामी कारकर्दगी पूरे कराची समेत पूरे सिंध के अंदर इनकी कारकर्दगी सिफर है। आपको कराची आज जिस नक्शे पर 17 साल हुकूमत के बावजूद मिलता है ये आपके सामने मौजूद है। आज भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि आपने कराची शहर या पूरे सिंध के लिए क्या किया है तो वो कहते हैं हम क्या करते हैं, ये तो एमक्यूएम ने तबाह किया। और भाई एमक्यूएम के पास हुकूमत का वक्त रहा 2008 से लेकर 2002 से लेकर 2008 तक, 2008 से लेकर आज आपकी हुकूमत को हो गए 17 साल। एमक्यूएम की हुकूमत रही है 2002 से लेकर 2008 तक, यानी कुल 6 साल। वो 6 साल से पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 बार हुकूमत रह चुकी। ये जो 6 साल दौरे हुकूमत है इसके बाद से वो इसको इल्जाम देते हैं कि साहब एमक्यूएम ने ये किया था, एमक्यूएम ने ये किया था, एमक्यूएम ने ये किया था, मुशर्रफ ने ये किया था, मुशर्रफ ने ये किया था। और मेरे भाई 17 साल आपको हो गए, वो 6 साल को आप छोड़िए, 17 साल आपको ये हो चुके हैं। उसके अलावा एमक्यूएम के दौर से पहले क्या अगर आप अपनी हुकूमत को देखिए तो उस जमाने में आपके पास 11 साल आप हुकूमत कर चुके थे। तो 17 और 11 साल आपकी कुल हुकूमत का पाकिस्तान के वजूद से लेकर अब तक के मामला को देखिए तो आपकी हुकूमत को 28 साल आपने इस सूबे के अंदर हुकूमत की है। 28 साल एक बहुत बड़ा होता है। आप कहेंगे 28 साल किस तरीके से, तो 1971 से लेकर 1977-78 तक किसकी हुकूमत थी? मेरी तो नहीं थी ना। सही है। आप ये देखिए 1988 से लेकर 1990 तक किसकी हुकूमत थी? आपकी थी। 1.5-2 साल वो लगाइए, 6 साल वो लगाइए, 8 साल ये हो जाते हैं आपके पास। और उसके बाद 1993 में फिर आपके पास 3.5 साल की हुकूमत रहती है, तो वो 11-12 साल वो हो जाते हैं, 17 साल ये हो जाते हैं, 27-28 साल की आपका टोटल इस सूबे के अंदर हुकूमत हो गई, यानी कि 75 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए। उसके बाद आप 28 साल आपकी हुकूमत हो गई और आप कहते हैं नहीं। अच्छा, अब मामला क्या हो रहा है? मैं कहीं और उलझ जाऊंगा। खबर आपको दे दूं, मामला ये हुआ है कि जाहिर है वहां पर अब ना सिर्फ कराची के हवाले से बात हो रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो मादनी वसाइल है, यहाँ पर जो जमीन की पैदावार है, उस हवाले से भी सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया है। अब इन्होंने ये कहा, अब बिलावल भुट्टो का लफ्ज सुनिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि हमारी नाकिस कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर कुछ लोग सूबे के अंदर से ये साजिश कर रहे हैं। जरा सुनिएगा। पहला जुमला क्या है कि कराची के हमारी कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर कुछ लोग ये सूबे के अंदर से ये साजिश कर रहे हैं कि हमारे इख्तियार और वसाइल वफाक को मिल जाए। अब हम पहले एक एक जुमले को देखते हैं। मैं आपको उस पूरे जुमले की गहराई बता रहा हूं और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि हुआ क्या। इनका पहला जुमला था कि हमारी कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर। अब इनकी कारकर्दगी क्या है? कराची खंडर, हैदराबाद खंडर, लाड़काना खंडर। कराची में कोई वसाइल नहीं, लाड़काना में कोई वसाइल नहीं, हैदराबाद में कोई वसाइल नहीं। अब ज़ाहिर 17 साल के बाद आपके पास आपने काम तो कुछ नहीं किया। हाँ, काम एक बहुत किया। सही है। आपका सिस्टम इतना मजबूत है कि ये जो नोट की पत्तियां है ना ऐसे चलती है कि मत पूछिए। ये काम तो है ना, मतलब आपके वुजरा के घर देखिए कि एक टैक्सी चलाने वाला जो है वो किस तरीके से आज बड़ी बड़ी गाड़ियां चलवा रहा है, यहाँ पर पूरे सिस्टम चला रहा है। कितनी दौलत, कौन से मुल्क में दौलत नहीं है उसकी। आप यहाँ पर जरा सा गौर कीजिए कि किस तरीके से कुछ लोग जो है वो किन किन वजारतों में किन किन मनसब पर पहुंच गए, ब्यूरोक्रेसी और उनका ताल्लुक क्या बनता है। फिर मैं बहस में जाऊंगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर, यानी ये इनकी कारकर्दगी को है कि जो कुछ इन्होंने किया इसको बुनियाद बनाकर सूबे में कुछ लोग मौजूद, कुछ अनासिर, कौन कुछ अनासिर ये साजिश कर रहे हैं कि सूबे का इख्तियार और वसाइल वफाक को मुंतकिल हो जाए। यानी कि दरहकीकत तो ये कहना चाहते हैं कि कराची का इंतजाम यानी सूबा या फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर ये वफाक के तौर पर चला जाए, कुछ वहां पर मादनियात, कुछ चीजें वफाक के तौर पर चली जाए। तो अब यहां पर कौन लोग साजिश कर रहे हैं? मजहर अब्बास ने कहा, मजहर अब्बास को जानते हैं ना आप, मजहर अब्बास को कहा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी न सिर्फ हुकूमत की है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की भी इत्तेहादी है। हुकूमत की भी इत्तेहादी है और इस्टेब्लिशमेंट की इत्तेहादी भी है। मजहर अब्बास ये कहते हैं, जियो टीवी पर बैठकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बताए
कि वो कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, हुकूमत कर रही है यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर रही है, या फिर कोई और कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कोई और कर रहा है। कि उनकी मुराद वफाकी हुकूमत से है या एस्टैब्लिशमेंट से है, क्योंकि वो दोनों के इत्तेहादी हैं। वो इसका बताए ना। बाकी यहाँ की सियासी कुव्वतें जो है उनको तो आपने ठुस कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा साजिश करके एमक्यूएम को खत्म कर दिया। क्या इस पूरे मामले के अंदर जब ये अल्ताफ हुसैन साहब का चक्कर हो रहा था उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार था? यहाँ पर मौजूद जमात इस्लामी किस हाल के अंदर कर दी गई है, एक अलग बात है। तो अब इस बारे में बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी के मुंह से ये बात निकलना कि कुछ लोग अब इस सारे मामलात को कर रहे हैं, ये उस तरफ इशारा कर रहा है कि अब अंदर अंदर कुछ इतना सख्त होने वाला है, या कुछ ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी अब खौफजदा नजर आते हैं। उनको नजर आता है कि उन्होंने जो कारकर्दगी यहां पर दी है, शादियां बहुत अच्छी करवाई है उन्होंने, लेकिन शादियां बहुत अच्छी करवाई है, उन शादियों के पैसे कहां से आए वो एक अलग बात है। मैंने एक बड़े साहब से पूछा कि भाई आपने इतना शादी के अंदर करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया, तो कहते हैं यार हमारे पास पैसे कहां हैं, हम तो इतने गरीब लोग हैं, तो हमने तो बिलावल हाउस के अंदर ही वेन्यू बनाकर वहां शादी की, हमारे पास तो हॉल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, ओ सॉरी हॉल लेने के भी पैसे नहीं थे। और भाई जाकर पूछिए तो सही कितने वसाइल थे। खैर नुकता ये नहीं। तो अब ये मामला हो गया है गंभीर। ये जो अंदर से जो परेशानी, अंदर से जो इख्तियार और वसाइल जाने का बहाना बनाया जा रहा है, यहां पर सिंध के लोगों को अब ये कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारी जगह, तुम्हारी ये चीजें सिंध वफाक ले लेगा, इससे तुम्हारा क्या हाल होगा। दर हकीकत ये वो बताने की कोशिश की जा रही है कि अपनी कारकर्दगी को छुपाया जाए, सिंध कार्ड को एक बार फिर खेला जाए। किस कार्ड को खेला जाए? सिंध कार्ड को खेला जाए कि बताया जाए देखो तुम्हारे वसाइल पर कब्जा हो रहा है, देखो तुम्हारे यहां कराची सूबा बन रहा है। इस तरीके से बताकर इनकी अपनी कारकर्दगी को छुपाया जाए और फिर इसके जो दौलत में बहुत सारे लोगों की इजाफा करवाया जाए। ये वो खेल है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए सिंध कार्ड एक बार फिर खेला जा रहा है। ये महीना ध्यान में रखिए, फरवरी मार्च के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकत के साथ सिंध कार्ड खेलेगी। जब उनसे पूछा जाएगा कि क्या किया, तो कहेगी सिंध के इख्तियारात पर बात हो रही है, सिंध को तकसीम करने की बात हो रही है, वो वहां से शोर करेगी। क्यों? क्योंकि यहां के सारे कॉन्ट्रैक्ट है किसके पास? इनके वज़रा के पास। क्या कराची शहर के अंदर कोई बड़ा प्लॉट, कोई बड़ी इमारत, कोई बड़ी चीज इनकी मर्जी और मंशा के बगैर या इनको पैसे दिए बगैर बन सकती? आइए, हाँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप करप्शन की कहानियां क्यों नहीं बताते हैं, इनकी खुलकर बताएं। मैंने कहा खुलकर बताऊंगा। तो चलिए हम सेगमेंट शुरू करते हैं आज से अपना, जो हमने छोड़ दिया था। और वो कौन सा छोड़ दिया था? धंधा है पर गंदा है। तो शुरू करते हैं आज से फिर धंधा है और गंदा है। एक बात मुझे बताइए, पिछले साल सितंबर के अंदर मैं आपको खरबों रुपए का करप्शन का केस बता रहा हूं, सिर्फ आप आंखें और कान खुली रखें, जिससे आप भी मुतासिर हो रहे हैं, मैं भी मुतासिर हूं। कैसे? सन 2002 पिछले साल सितंबर के अंदर सिंध हाई कोर्ट एक फैसला देती है। एक बहुत बड़ा बिल्डर है कराची का, और उसकी पार्टनरशिप भी एक वजीर के साथ है। कई लोगों के साथ उसकी पार्टनरशिप। उसका एक केस अदालत के अंदर होता है और अदालत ये फैसला करती है, अदालत ये फैसला सुनाती है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन साल 2004 के मुताबिक, जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है 19(2) और 2(6) में वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है, सुनिएगा मेरी बात को, वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी बिल्डिंग जो कमर्शियल प्लॉट हो, जो कमर्शियल जगह हो, वहां पर रेजिडेंशियल आप नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर ये एक मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का कमर्शियल का है, ठीक है, यहां मैं ऑफिस बना सकता हूं, यहां मैं रेस्टोरेंट बना सकता हूं, सब कुछ बना सकता हूं, लेकिन रिहाइश नहीं दे सकता। मगर आपको पता है सन 2002 के बाद से लेकर आज तक, जब ये रूल बना है तब से लेकर हजारों बिल्डिंग ऐसी आपको नजर आएगी जिनके पास बाकायदा कमर्शियल का इजाजत है और वहां पर रेजिडेंशियल है। मैं जिस जगह रहता हूं ये भी कमर्शियल, यहां पर रेजिडेंशियल। आप जहां रहते होंगे वहां पर अपार्टमेंट्स वाले जितने भी हैं। आपको पता है यह फैसला सितंबर 2024 में आया है, आज से पूरे 4 महीने पहले। उसके बावजूद भी 100-150 फाइलें ऐसी हैं कि जिन पर साइन कर दिया गया और कहा यह गया कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये अलाउ है, और एनओसी भी दे दिया गया, और अरबों रुपए की करप्शन की गई। खरबों रुपए का काम है ये। कितने का?
खरबों रुपए का काम है। किसका दौर हुकूमत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वजीर कौन है? नासिर हुसैन शाह। आपको पता है ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है 5 बजे। भाई 9 से 5 ऑफिस का टाइम होता है ना, लेकिन धंधे का कोई टाइम नहीं होता। आप जाकर पूछ लीजिए एसबीसीए का खुद इस वक्त जो डीजी है, अब लोगों को शक ना हो जाए, वो एसबीसीए की बिल्डिंग के बजाय पीछे एसबीसीए के क्लब में पीछे बैठते हैं और वहां पर जाकर बाकायदा रात को 9-9 10-10 बजे तक काम हो रहा होता है। और काम क्या हो रहा होता है? एनओसी, परमिशन, और जबकि एक रूल मौजूद है। मैं आपको फैसला दिखा सकता हूं, देखिए ये फैसला मैं दिखा सकता हूं, लेकिन काम जारी सारी। उन सारे अफसरों को पकड़े इस वक्त जो बैठे हुए, पकड़े इससे पहले वाले शामिर को। 6 लोगों को आप पकड़ लीजिए, आपको सारी फाइलें मिल जाएंगी, लेकिन कौन पकड़ेगा? सिंध हुकूमत। उसका एंटी करप्शन में आप दरख्वास्त देना कि भाई ये गलत हो रहा है। मैं आपको एक दरख्वास्त दिखाता हूं। ये दरख्वास्त एक साहब है, उनका नाम है अहमद, उन्होंने दी कि भाई ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ये सारी अप्रूवल के बगैर सारी चीजें हो रही है, नक्शों के बगैर सब चीज हो रही है, और भाई ये करप्शन हो रही है, इनको रोकिए। तो एंटी करप्शन क्या करता है? उन लोगों को बुलाकर उनकी तहकीकात कर उनको नोटिस देने के बजाय कह देता है भाई जिसने दरख्वास्त दी है वो आ जाओ, पहले उसको आके कह देता है। 80% एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट के अंदर वो केसेस हैं जो रिजॉल्व ही नहीं हुए। आप जाके देख लीजिए, सालों से चल रहे हैं। अच्छा, मैं उस पर कल फिर बता दूंगा आपको, अंदर खैर बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैंने आपको पहली चीज बताई है। अब मैं आपको, आपने कहा है ना, मैं आपको हर महकमे का, सिर्फ ये बिल्डिंग को छोड़िए, दवाइयों में क्या धंधा हो रहा है, आपका एक वजीर भी किस तरीके से काम करवा रहा है, आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से तालीम में क्या हो रहा है, किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां क्या धंधा कर रही हैं और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना रही है। मैं सब आपके सामने सुन दूंगा। आप लोगों की फरमाइश है ना, सुनते जाइए, मैं सबूत के साथ दूंगा। जिस तरह मैं अभी सबूत के साथ दे रहा हूं ना, सबूत मेरे पास है भाई। इस शहर के अंदर जो कुछ होता है ना, बात नहीं करता, लेकिन खबर आपको पता है मेरी हमेशा पक्की होती है। खबर 100% रखता हूं। तो क्योंकि आप लोगों की बार बार फरमाइश आ रही है कि भाई इनके करप्शन, इनके गंदे धंधे बताइए, तो गंदे धंधे मैं आपको बताता हूं। क्या क्या कहां कहां आप मुझसे पूछेंगे, बताऊंगा। मैं आपको कस्टम से लेकर हर चीज का धंधा बताऊंगा कि ये धंधा ऐसे हो रहा है, आपको करना है आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये तो सुधरने वाले नहीं है ना। तो आप क्यों गुर्बत में रह रहे हैं भाई? आप ठीक है चाहिए, खबर मैं आपको सबकी दूंगा, और आप लोग सब तैयार हो जाइए। एक नीचे के एसी से लेकर ऊपर तक के लोगों को अब मैं चैलेंज देता हूं, क्योंकि अब मुझ पर आवाम का बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है कि भाई खबर दो खबर दो खबर दो। तो ये लीजिए खबर है, अब रोज आपको दूंगा एक एक बड़े धंधे की खबर, करप्शन की नहीं, धंधा है पर गंदा खबर आपको जरूर दूंगा। खैर यार बहुत टाइम हो गया, मुझे 3 खबरें और करनी थी। चलिए मैं इसको अगले प्रोग्राम के अंदर रखता हूं, लेकिन हम 2 से 3 मिनट 4 मिनट का एक सेगमेंट रखेंगे और आपको मैं सबका धंधा बताऊंगा, सबका, मतलब उसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, सबका बताऊंगा कि कौन कहां पर धंधा कर रहा है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं ये सब बातें। तो मैंने आपको सिर्फ अभी 2 चीजों का बताया है। कल मैं आपको, या अगले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको और कंपनियों का बताऊंगा कि किसने कहां कहां क्या क्या फ्रॉड किया, अरबों रुपए की दवाइयां किस तरीके से आई है, करोड़ों रुपए का माल कैसे जा रहा है। ये छोटे मोटे को छोड़ दिए, आपको मैं बात ही शुरू करूंगा अरबों से गेम कैसे शुरू होता है और आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। जब मैं नहीं डरता तो आप भी मत डरें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह।